चाहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि जितने लोग मुझे यहां पर सुन पा रहे हैं वो ये कहेंगे कि जी हम अपनी जिंदगी में सफल नहीं होना चाहते। सफल हर कोई व्यक्ति होना चाहता है, लेकिन इतना याद रखिए कि जब भी आप सफलता के रास्ते में आप आगे बढ़ेंगे तो हर रास्ते में कोई ना कोई समस्या आपकी जिंदगी में जरूर आएगी। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि जब आपके पास में कोई समस्या आती है तो आप उसमें फंस के रह जाते हैं या उसका समाधान खोजते हैं। कई बार सिचुएशन आदमी के सामने बनती है और आदमी सिचुएशन का हवाला दे देता है कि साहब मेरे साथ में ये परिस्थिति है इसलिए मैं ये कर नहीं सकता, साहब मेरे साथ में ये सिचुएशन है इसलिए मैं ये कर नहीं सकता। आपके पास में दोनों रास्ते हैं। अगर आपके पास किसी समस्या का अगर समाधान नहीं है तो समझ लीजिए आप खुद एक समस्या है। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो प्रॉब्लम पार्ट ऑफ लाइफ, आपकी जिंदगी में समस्या आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो समस्या लाइफ का एक हिस्सा है। जैसे दिन और रात का कॉम्बिनेशन है, सुख और दुख का कॉम्बिनेशन है, ऐसे ही लाइफ के भीतर प्रॉब्लम भी हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। प्रॉब्लम लाइफ में रहेगी, प्रॉब्लम को रहते हुए आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता खोज पाते हैं या नहीं, उस चैलेंज से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता बना पाते हैं कि नहीं। आपको सोचने की बातें ये है, आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। कई बार मैं लोगों से मुलाकात करता हूं कि लोग कहते हैं कि साहब मैं काम तो कर रहा हूं लेकिन काम हो नहीं रहा, मैं काम तो कर रहा हूं, काम हो नहीं रहा। मैं आपसे एक चीज में खाली पूछना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं या प्रगति कर रहे हैं। गति तो आप अगर देखेंगे ना, गति आप देखेंगे तो बच्चों का जो खेलने वाला जो खिलौना होता है, बच्चों का घोड़े वाला जो खेलने वाला खिलौना होता है, गति तो उसमें भी होती है। उस खिलौने पे बैठ के बच्चा आगे पीछे खाली होता रहता है, लेकिन वो घोड़ा उसे कहीं पहुंचा नहीं सकता। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का अगर आपने मिशन अगर लिया है, आगे जाने का अगर आपने मिशन लिया है, तो सचमुच में आप प्रोग्रेसिंग लीडर हैं या सिर्फ काम करने का सिर्फ बहाना कर रहे हैं। लीडर्स भी यहाँ पर दो तरह से होते हैं। एक जो लीडर होता है वो जिसके पास में किसी भी काम को ना करने का एक सॉलिड कारण होता है कि साहब मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया, साहब मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया, ये काम मैं करने गया था लेकिन ये काम करते करते मेरे साथ में ये परिस्थिति बन गई, मेरे साथ वो स्थिति बन गई। हर काम को ना करने का उस व्यक्ति के पास में सॉलिड एक रीजन होता है। और दूसरा एक लीडर वो होता है जहां हर परिस्थिति में होने के बावजूद भी उस व्यक्ति के पास में उस काम करने का सॉलिड रीजन उसके पास भी होता है। एक व्यक्ति के पास में काम ना करने का रीजन होता है और दूसरे व्यक्ति के पास में काम करने का रीजन होता है। अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ में बहाने अगर बनाते रह जाएंगे तो वो बहाने आपको कहीं नहीं पहुंचाएंगे। इस बिजनेस में अगर आप ये कहते हैं ना कि साहब मैं बहुत प्लान दे रहा हूं, मैं बहुत फॉलोअप कर रहा हूं, मैं बहुत एफआईएम कर रहा हूं, लगातार मैं फील्ड में हूं, आप फील्ड में है, इस बात का प्रूफ क्या है? सिंपल, इस बात का प्रूफ जब एवरी वीक, हर सप्ताह जब आपका स्टेटस जब आप खोलते हैं सेप शॉप की साइट पर और उस स्टेटस पे अगर आपका चेक अगर दिखता है तो ये बताता है कि आपने लास्ट वीक में आपने क्या किया है। अगर वो स्टेटस अगर आपका नहीं दिखाई दे रहा ना तो सारे के सारे लोग यही मानने वाले हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया। खाली गति करने से कुछ भी नहीं होता है। इस बिजनेस में हम ये कहते हैं कि साहब मैं बहुत प्लान कर रहा हूं, मैं बहुत फॉलोअप कर रहा हूं, लेकिन अगर रिजल्ट अगर नहीं आ रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड दुनिया है। सोचिए ना, हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं और वो अच्छे नंबर से अगर पास कर जाए, अच्छे परसेंटेज अगर हमारे बच्चों के आते हैं 85, 90, 95, तो हम क्या बोलते हैं? हमारे बच्चे ने मेहनत बहुत किया। और जब हमारे बच्चे के परसेंटेज बहुत कम आते हैं, भले हम उसे रात दिन लगातार उसे हम पढ़ते हो, किताबों के साथ उसे हम देखते थे, तभी हमारे दिमाग में क्या रहता है? खाली हमको बेवकूफ बनाता था, पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं था। ये रिजल्ट ओरिएंटेड दुनिया है। आज अगर आपका रिजल्ट अगर शो नहीं हो रहा तो आप कितनी मेहनत कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मेहनत करने से कोई रिजल्ट नहीं आता। यहां पर बहाने देने से आपके चेक नहीं बनते। आपके चेक जो बनेंगे ना वो रिजल्ट को प्रोड्यूस करने से बनेंगे। जब आपका सेल निकलेगा तो सेल की वजह से पैसा आपके पास में आता है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम सिर्फ बहानों में अपना टाइम पास कर रहे हैं या बहानों की जगह हम काम करने का कोई सॉलिड वाला कारण हम खोज रहे हैं। अगर सॉलिड वाला कोई कारण अगर आपके पास में नहीं है ना तो आगे जो बातें मैं करने वाला हूं वो बातों का कोई मिशन नहीं रहेगा। जब आदमी के पास में कोई कारण ना हो ना, ड्रीम ना हो, कारण ना हो, तो फिर किस चीज के पीछे वो दौड़े, किस चीज के पीछे वो भागे, आदमी को समझ में नहीं आता। याद रखिए, अगर आपकी लाइफ है ना तो जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, ली जाती है। आपने काम करने की शुरुआत की है। एक अपलाइन का काम सिर्फ इस बिजनेस के भीतर इतना ही होता है कि वो आपको बेसिक चीजों को सिखा सके। कैसे? एक कोच का काम क्या होता है? आपने कभी क्रिकेट मैच आपने टीवी के ऊपर देखा होगा या सुना भी होगा। एक क्रिकेट के भीतर मैदान में खिलाड़ी के जाने से पहले कोच मैदान के बाहर उस खिलाड़ी को हर बारीक से बारीक चीजों के बारे में बताता है कि जब आप इस खेल को खेलना शुरू करेंगे तो उसे कैसे खेलना है, कोई बॉल अगर आएगी तो उसको कैसे उसको फेस करना है, कैसे चौका लगेगा, कैसे चौका लगेगा, कैसे छक्का लगेगा। हर बारीक से बारीक चीजों के बारे में वो कोच मैदान के बाहर उसे सिखाता है। लेकिन जब मैदान पर खेल खेलने के लिए वो खिलाड़ी जब उतरता है तो उसके साथ उसका कोच साथ में नहीं आता। वो सारी टेक्निक जो भी उस कोच को सिखानी थी वो मैदान के बाहर उसने सिखा दी है। अब फील्ड पर उतरकर उस खेल के भीतर उस खिलाड़ी को ही सुपरस्टार बनना है। अगर वो उस खेल को खेलने में महारथी अगर बन गया
तो कल को लोग उसे तेंदुलकर के नाम से जानेंगे। कोई ये भी नहीं पूछेगा कि तेंदुलकर को बनाने वाला उसका कोच कौन है, लेकिन वो तेंदुलकर अगर तेंदुलकर बना होगा तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण उसका कोच होगा। जिम्मेदारी जब लेकर आप अपने टीम के साथ में जब काम करने की शुरुआत करते हैं, वो बेसिक चीजें, आपके अपलाइन ने आपके साथ क्या किया, प्लान सिखा दिया, फॉलोअप करना सिखा दिया, एफआईएम करना सिखा दिया। वो बेसिक चीजें जो किसी भी व्यक्ति को करने की जरूरत है कि कैसे प्लान देना है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे किसी व्यक्ति का एफआईएम करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारे बेसिक एक बार अगर आपके अपलाइन ने अगर आपको सिखा दिया तो उसके बाद अपनी और अपनी टीम की जिम्मेदारी लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिंदगी को बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, अपनी टीम की जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल और बड़ा चैलेंज आने वाला है। याद रखिए, जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, आगे बढ़कर ली जाती है। जहां जरूरत नहीं थी जिम्मेदारी लेने की, यदि वहां भी आगे बढ़कर अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो बिलीव कीजिए, जिम्मेदारी लेने से आपकी ताकत बढ़ती है। जिम्मेदारी लेने से आपकी अपनी टीम के भीतर अपनी एक पहचान बनती है, आप अपनी टीम में फेमस होते हैं, लोग आपको जानना शुरू करते हैं, और आपके टैलेंट की वजह से जो आप परफॉर्म कर रहे हैं लोगों के बीच में, उसकी वजह से लोग आपको आइडियल, आइकन, सब कुछ आपको मानने की शुरुआत करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि कई बार जब जिम्मेदारियां किसी व्यक्ति के ऊपर आती है ना, तो जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है? अक्सर करके क्या होता है, जब हम काम करना हम शुरू करते हैं तो नेटवर्क के साथ काम करते हैं, है ना, नेटवर्क के साथ काम करते हैं, अपलाइन भी हमारे साथ होते हैं, हमारे टीम के हमारे साथी लोग भी हमारे साथ होते हैं। तो कई बार ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि किसी ना किसी कारण से हमारा और उनका मन का भेद बनता रहता है, मतभेद होता रहता है। तो जरा जरा सी बातों पे हम रूठ जाते हैं कि मतलब फलाने ने मतलब मुझे इज्जत नहीं दी तो इसलिए मुझे ये काम नहीं करना, अरे फलाना ने ऐसा नहीं किया तो इसलिए मुझे ये काम नहीं करना। मतलब एक जिम्मेदार जो व्यक्ति होता है ना, जिम्मेदार व्यक्ति को रूठने और टूटने का कोई हक नहीं होता। मान लो हमारे परिवार के जो हमारे मुखिया होते हैं, आप भी अपने परिवार के मुखिया हैं, घर में अगर आपके बच्चे ने अगर कोई गलती की या आपके परिवार में और किसी ने व्यक्ति ने गलती की, तो क्या उस परिवार की जिम्मेदारी आप लेना छोड़ देते हैं क्या? नहीं ना। हर स्थिति और परिस्थिति में आप अपने उस परिवार की जिम्मेदारी को लेते हैं। बिजनेस जब अच्छा चल रहा हो तो तब भी आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और बिजनेस जब खराब चलता है तब भी आप टूटने नहीं देते हैं। याद रखिए, आप अपनी टीम की ताकत हैं। अगर टूट जाएंगे ना, तो आपकी टीम की हिम्मत और आपकी टीम का हौसला टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जरूरी है आप अपनी हिम्मत को और अपनी ताकत को बना कर रखें। एक जिम्मेदार लीडर वो व्यक्ति होता है जिस जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर वो बोझ होता है जिसे रूटने और टूटने का कोई हक नहीं होता। अगर आप बात बात पे अपनी टीम के बात बात पे अपने अपलाइन के सामने रूठ जाते हैं, जरा सा कोई चैलेंज आया, जरा सा कोई हडल आया, जरा सी कोई परेशानी हुई, तो आप एकदम टूट के बिखर जाते हैं, तो इसका मतलब लीडरशिप की सबसे बड़ी जो खूबी जो चाहिए ना, वो अभी थोड़ी सी कमी है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। रूठना और टूटना ये लीडरशिप की कहानी नहीं है ना। विश्वास करना सीखिए। हम बात बात पे हम कमियां निकालना हम शुरू कर देते हैं। हम बात हम कमियां निकालना शुरू कर देते हैं अपनी कंपनी के भीतर, मैनेजमेंट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, अपलाइन पर, और कई बार हम खुद पर भी भरोसा नहीं करते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री के भीतर अगर आपको बहुत बड़ी सक्सेस को अगर पाना है ना, तो ये गांठ बांध लीजिए। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आपको जब तक आपको जिंदा रहना है, नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको जब तक जिंदा रहना है, तब तक आपको अपनी कंपनी पर भरोसा करना है, अपनी कंपनी के मैनेजमेंट के फैसलों पर भरोसा करना है, सिस्टम पर भरोसा करना है, अपलाइन पर भरोसा करना है, और सबसे बड़ी चीज आपको अपने खुद पर भरोसा करना है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी, बिलीव अगर नहीं होगा, तो बिलीव से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। कई बार लोग बोलते हैं अरे कंपनी ने तो ऐसा कर दिया, इसकी वजह से बिजनेस हमारा खराब हो गया, अरे सिस्टम को तो ऐसा चलना चाहिए, अरे अपलाइन को तो ये करना चाहिए। हम हमेशा दूसरों को सुधारने के चक्कर में लगे पड़े रहते हैं, लेकिन बिलीव करें, सुधारना किसी और को नहीं है। सबसे पहली चीज जरूरी है कि विश्वास कीजिए। जिस कंपनी को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कंपनी को यह करना चाहिए, कंपनी को वो करना चाहिए, मेरे भाई आज ये कंपनी यही अपने ही फैसलों की वजह से, अपने मैनेजमेंट के फैसलों की वजह से ही पिछले 21 साल में आज डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के भीतर नंबर 1 की पोजीशन पे है, सिर्फ अपने डिसीजंस की वजह से, अपने फैसलों की वजह से। तो आप मुझे बताइए, जो कंपनी ने जीरो से शुरू किया और आज इंडिया लेवल पर इतने सारे मार्केट में कंपटीशन होने के बावजूद भी आज इंडिया में डायरेक्ट सेल के भीतर टॉप पे आज राज कर रही है, आज टॉप की पोजीशन पे, नंबर 1 की पोजीशन पे है, तो मजाक तो नहीं होता। मजाक में कोई कंपनी इतने बड़े मुकाम पे तो नहीं आ जाती। बिलीव करें अपनी कंपनी पर, बिलीव करें कंपनी के मैनेजमेंट पर, सिस्टम पर, अपलाइन पर, और सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर। और उसके बाद आप देखना शुरू करेंगे, जिंदगी में चमत्कार होने की शुरुआत हो जाएगी। बड़ा काम और बहुत तेज काम अगर आपको करना है, तो कोई ना कोई कंपटीशन जरूर चुनो, कंपटीटर को जरूर चुनो। आपका कंपटीटर आपको ईंधन देता है अपने काम को तेज करने के लिए।
जरा सोचो, कल्पना करो, आप किसी रेस में आप दौड़ रहे हैं, 100 मीटर की कोई रेस है और उस रेस में दौड़ने वाला आपके साथ में कोई भी नहीं है, आप अकेले दौड़ रहे हैं। अब कल्पना करो आपकी रफ्तार क्या होगी। आपको पता है आपके साथ दौड़ने वाला कोई भी नहीं है, आप किसी भी रफ्तार में दौड़ेंगे, क्रॉस लाइन को पार करने के बाद नंबर 1 की पोजीशन तो आप ही को मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ दौड़ने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन आप कल्पना करो, एक रेस है जिस रेस में 20 लोग और दौड़ रहे हैं आपके साथ में, और उस कंपटीशन में 100 मीटर की रेस है। अब कल्पना करो कि आपकी रफ्तार क्या होगी। बराबर में दौड़ने वाले जब कंपटीटर हमारे साथ होते हैं ना, तो वो कंपटीटर हमें रफ्तार देते हैं। हमें मालूम होता है कि उनसे अगर हमें जीतना है तो उनकी जो स्पीड है, हमें अपनी स्पीड को उनसे ज्यादा तेज हमें करना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्ट सेल के भीतर या इस बिजनेस के भीतर मैं ये कहूं कि अगर आपको बहुत फास्ट अगर काम करना है तो कोई ना कोई कंपटीटर आपको अपने जरूर चुनना है। वो कंपटीटर अपलाइन में नहीं होना चाहिए, और वो कंपटीटर आपके डाउनलाइन में भी नहीं होना चाहिए। वो कंपटीटर कहीं ना कहीं आपके कोलाइन में कोई दमदार वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो मालूम पड़ा एक सेल निकाल रहा है और हम उससे कह रहे हैं, टारगेट लगा रहे हैं, ये सप्ताह में एक सेल निकालता है, मैं 2 सेल निकालूंगा और इसको मैं हरा के दिखाऊंगा। तो भाई बकरी से अगर रेस लगाओगे ना, और बकरी से रेस वाली कंपटीशन में अगर आप जीत गए ना, तो बकरी कहलाओगे। बकरी से रेस नहीं लगानी है। रेस अगर आपको लगाना है ना, कंपटीटर अगर आपको चुनना है ना, तो किसी शेर को चुनो। शेर वाली रेस में आप दौड़ो, क्योंकि शेर वाली रेस में जब आप दौड़ना शुरू करेंगे ना, और जब आप शेरों को हराएंगे तो आप बब्बर शेर कहलाएंगे। तो एक तगड़ा वाला कंपटीटर होना चाहिए, जिसे हराने के बाद जीतने का मतलब खुशी ही एक अलग हो कि भाई मैंने किसी को हराया है। और किसी शेर को हराओगे तो बब्बर शेर के नाम से दुनिया आपको जानेगी। तो पावरफुल एक कंपटीटर होना बहुत जरूरी है, बीच की तरह आगे बढ़ना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के भीतर आपका प्रभाव बना रहे, इस बिजनेस में अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपको अपना आइडियल माने, आपकी टीम आप पे अपना अपने अपलाइन पे गर्व करे। भाई आप लोग भी चाहते हैं ना आप अपने अपलाइन में कि मेरा अपलाइन ऐसा हो जो लगातार प्रोग्रेस करे, मेरा अपलाइन ऐसा हो जो दुनिया में किसी के जैसा ना हो। आप भी अपने अपलाइन को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। यहां भी आपको लगातार बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। एक निश्चित समय के बाद आपको अपने रिकॉग्निशन लेवल को बदलते रहना बहुत जरूरी है। मान लीजिए 1 साल हो गया, 1 साल से हम सिल्वर लेवल पे ही बने हुए हैं, पिछले 1 साल से हम गोल्ड लेवल पे ही बने हुए हैं, पिछले 1 साल से हम पर्ल लेवल पे हमने रिकॉग्निशन 1-1.5 साल पहले हमने ली थी, लगातार 1.5 साल से हम उसी पर्ल वाली लेवल पे 1.5 साल से बने हुए हैं। तो आप मुझे बताओ, एक लेवल पर अगर लगातार पिछले 1 साल से आप बने हैं, 1.5 साल से आप बने हैं, तो क्या आपकी टीम का मोरल बढ़ सकता है क्या? नहीं ना। आपकी टीम का मोरल आपको देखने के बाद नहीं बढ़ेगा, वो कोलाइन में अपने आइडियल को देखना शुरू करेगा, कोलाइन में अपने कोच को देखना शुरू करेगा, कोलाइन में लोगों को मेंटर बनाना शुरू करेगा। इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो एक बीज की तरह रोज आपको बढ़ना है। हर एक सर्टेन टाइम के बाद आपको अपनी रिकॉग्निशन लेवल को बदलना बहुत जरूरी है। अगर बहुत तेज अगर आगे बढ़ना है, आपको अपनी टीम में अपना मनोबल बना के रखना, अपनी टीम के मनोबल को बना के रखना है, तो बहुत जरूरी है डेली 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 अपने आप के ऊपर काम करना, अपनी टीम के ऊपर काम करना, और अपने रिकॉग्निशन लेवल को लगातार एक निश्चित समय के बाद बदलना बहुत जरूरी है। अगर एक निश्चित समय के बाद आपने अगर अपनी रिकॉग्निशन लेवल को अगर नहीं बदला तो आपकी टीम का मोरल डाउन हो जाएगा, आपका बिजनेस नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये बिजनेस में अगर बड़ा काम अगर किसी व्यक्ति को अगर करना है, हमेशा हमारे ग्रेट अपलाइनों ने हमें सिखाया कि बड़ा काम अगर हमें इस बिजनेस में अगर करना है तो जय और वीरू वाली जोड़ी बनाकर काम करने से ही बड़ा काम हो सकता है। अकेले अकेले ये काम करने वाला ये व्यापार नहीं। इस व्यापार में अगर कोई भी आदमी अगर बड़ा काम कर सकता है, चाहे वो बड़ा इनकम लेने की बात हो, चाहे कुछ और बड़ा अचीवमेंट लेने की बात हो, तो यहां अकेला कोई इंसान बड़ा अचीवमेंट नहीं ले सकता। बड़ा अचीवमेंट लेने के लिए आदमी को सबसे पहले जोड़ी बनानी होगी, और जोड़ी शुरुआत में किसके साथ? पहले अपलाइन के साथ जोड़ी बनाइए, और उसके बाद आपकी टीम में एक लेफ्ट और एक राइट, लेफ्ट और राइट वाले साथी के साथ जोड़ी बनाइए। सबसे पहले आपकी जोड़ी आपके अपलाइन के साथ बननी जरूरी है। अगर आपके अपलाइन के साथ आपकी फाइन ट्यूनिंग अगर अच्छी नहीं है, अगर आपने अपने अपलाइन के साथ अगर अच्छी जोड़ी नहीं बनाई रखी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ अगर नहीं है, तो बड़ा काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग और मुश्किल हो जाता है। तो जरूरी है, यहां हर किसी व्यक्ति ने जिसने भी बहुत बड़ी सक्सेस को पाया है, उस व्यक्ति ने जोड़ी बनाई है। मैंने भी अपने अपलाइन श्री सत्येंद्र प्रसाद सर के साथ जोड़ी बनाई, और आज उस जोड़ी का परिणाम है कि हम लोग कामयाब हो पाए। और उसके बाद अपनी टीम में अपने साथियों के साथ जोड़ी बनाई। आप भी अपनी टीम में जोड़ी बनाइए, जोड़ी बनाकर ही बड़ा काम किया जा सकता है और बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ, 2022 सबसे पहले मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। 2022 का नए साल का आगाज होने जा रहा है। इट्स द टाइम टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर विद न्यू होप एंड एस्पिरेशन। इससे पहले हो सकता है 2021 में बहुत सारे चीजों के बारे में आपने सोचा था कि लाइफ में हम ये करेंगे, लाइफ में हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे। बहुत सारी आपने गलतियां की होंगी,
बहुत कुछ आप सोच रहे होंगे कि भाई समय गुजर गया, हम ये कर लेते, वो कर लेते। अभी ज्यादा उस बीते हुए कल के बारे में सोचने से उस कल को आप बदल नहीं सकते। उस कल को भूल जाइए। जो 2021 में करना था, जो आपने सोचा था, जो आप नहीं कर पाए, भूल जाइए। ज्यादा उसके बारे में चिंता मत कीजिए, ज्यादा उसके बारे में सोचिए मत। यहां से अब 2022 का सफर शुरू हो रहा है। 2022 के बारे में सोचना शुरू कीजिए। आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि 2021 जैसा आपके साथ गुजरा है, आप क्या चाहते हैं? 2022 भी ऐसा ही आपके साथ गुजरे, या 2022 कुछ नया हो? हम अक्सर करके जब भी नया साल आता है तो हम लोगों को बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन क्या देखते हैं? हैप्पी जैसा तो पिछले 2021 में भी हमने बोला था, लेकिन 2021 में गुजरने के बाद 2021 में हैप्पी वाला कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? फिर से आप अपने दोस्तों को वही बोले हैप्पी न्यू ईयर, अपने टीम के साथियों को वही बोले हैप्पी न्यू ईयर, या 2022 में सचमुच में आप हैप्पी वाला न्यू ईयर चाहते हैं? हैप्पी वाला अगर न्यू ईयर अगर चाहते हैं ना, तो आज आपको एक रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। खुद से डिसीजन करना पड़ेगा, जो मेरा गुजरा हुआ वक्त जो गुजर गया, जिन गलतियों को मैंने 2021 में किया था, उन गलतियों से सीखकर 2022 को सुधार कर 2022 में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। तो तैयार है 2022 में कुछ बड़ा करने के लिए? 2022 में कुछ बड़ा करने के लिए अगर तैयार हैं, तो उसका सबसे बड़ा धमाका और सबसे बड़ी चीज, जहां से आप अपने गाड़ी को एक्सीलेटर पे आप पैर रखकर अपनी गाड़ी को रफ्तार दे सकते हैं, वो है आपका ये टारगेट जो कंपनी ने हमें यहां पर दिया हुआ है। आप सभी जानते हैं, अपनी कंपनी ने 21वें एनिवर्सरी पर ये धमाके के साथ 5 दिसंबर 2021 से 9 मार्च 2022 तक का ये जबरदस्त ये टारगेट कंपनी ने आज हमें यहां पर दिया हुआ है ना। सेफ शॉप का टारगेट जीतकर हमें खुद की नजरों में अपनी कीमत को बढ़ाना है। आप सोचिए ना, आप सोचिए, सच कहूं ना कि अगर किसी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता ना कि मुझे बिजनेस में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो मैंने जो समझाया, जो मैंने जो इसे किया है, टारगेट को अपना ड्रीम बना लीजिए। ड्रीम कैसा होता है? जिसका एक डेडलाइन होता है कि इस दिन तक इतना काम मुझे कंप्लीट करना है ना। और टारगेट आपका कैसा है? 9 मार्च 2022 तक इस टारगेट की डेडलाइन है, अंत है, इस समय तक इतना बिजनेस वॉल्यूम हमें क्लोज करना है। ये टारगेट आपके बिजनेस को रफ्तार दे सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति लगातार अपने लेवल पर अगर टारगेट क्वालिफाई करता चला जाए और अपने टीम से भी लोगों को टारगेट क्वालिफाई कराता चला जाए, तो बिलीव करें 7 टारगेट काफी है आपके अपने ड्रीम लेवल तक आपको पहुंचाने के लिए। सच कहूं ना कि आज अगर मैं भी अगर अपनी जिंदगी में अगर मैं कामयाब हो पाया, सेफ शॉप बिजनेस के भीतर अगर मैं सफल हो पाया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण, शुरुआत में दोस्तों 14 साल मैंने बात की, शुरुआत के 4 साल मैंने जब सेफ शॉप बिजनेस किया था, तो बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं था, सीरियस नहीं था, ना सिस्टम की सुनता था, ना अपने अपलाइन की सुनता था, किसी भी चीज की सुनता नहीं था। नतीजा यह था कि 4 साल में मैं सिर्फ बिजनेस में सिल्वर ही था। लेकिन उसके बाद जब मैंने दोबारा बिजनेस को रीस्टार्ट किया, आज से 10 साल करीब पहले, उस समय मैंने सिस्टम की भी सुनी, अपलाइन की भी सुनी, उन्होंने जो बोला उसको फॉलो किया। उन्होंने एक ही चीज बोला कि अजय जी, अगर आपने टारगेट को, अगर आपने गोल बना लिया, अगर आप अपने लेवल पर टारगेट अगर क्वालिफाई करते चले गए, तो बिलीव करो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप ये टारगेट के सहारे कितनी बड़ी टीम बना लेंगे और कितना फास्ट आप ग्रोथ ले जाएंगे। मुझे आज भी याद है 10 साल पहले जब शुरुआत किया था, तो बहुत ज्यादा टारगेट उस समय भी नहीं होते थे, लेकिन आज आपको टारगेट के अगर सबसे बड़ी पावर की बात अगर मैं करूं ना, तो टारगेट को क्वालिफाई करके सबसे बड़ी चीज क्या ना, कि मैंने खुद का अपना खोया हुआ अपना आत्मविश्वास मैंने हासिल किया था। खुद अपने ऊपर मैंने कॉन्फिडेंस करना शुरू किया था। ये जीत, जब आप जीतते हैं ना, कोई भी खेल को आप जीतते हैं, मान लो कोई रेस आप दौड़ रहे हैं, उस रेस को अगर आप जीत जाते हैं, तो आपकी अपनी नजरों में आपकी कीमत आपकी बढ़ जाती है। ये टारगेट क्वालिफाई करके सबसे पहले आप अपना सेल्फ एस्टीम आप हासिल कर लेंगे, अपनी कीमत आपकी नजरों में आपकी बढ़ जाएगी। और एक बार जब आपकी नजरों में आपकी कीमत बढ़ जाए ना, तो आपकी टीम के नजर में तो आपकी कीमत बढ़ी जाती है। ये टारगेट ही सब कुछ है। मुझे याद है, आज भी याद है कि 1 दिसंबर 2014 मेरा नेटवर्क 1000 लोगों का था। 1 दिसंबर 2014 मेरा नेटवर्क 1000 लोगों का था, लेकिन 31 दिसंबर 2014 मेरी टीम का साइज 10,000 लोगों का था। उसकी वजह और उसका सबसे बड़ा कारण ये टारगेट। लगातार टारगेट पे फोकस किया, ना केवल अपना टारगेट पे फोकस बनाया, बल्कि अपने टीम के साथी जो थे उनका भी फोकस पे टारगेट पे फोकस बनाया। लगातार टारगेट के ऊपर काम करने की शुरुआत की, सिर्फ टारगेट को मिशन बना लिया। और टारगेट को मिशन बनाने का नतीजा क्या निकला कि एक साल के भीतर 9,000 लोगों का नेटवर्क तैयार हो गया। 1 साल के भीतर मैं डायमंड में कवर कर गया, 1,000 से 10,000 की टीम तक मैं पहुंच गया, सिर्फ 1 साल के भीतर। तो आप बिलीव करें, ये टारगेट जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात, आपकी बार ऑप्शन 4, मतलब कहां घूमना चाहते हैं। आपके पास तो 2 तरीका है। देखो, आदमी अपनी जेब से पैसा लगाकर कभी घूमने का कभी प्लान नहीं कर पाता। हम और आप लोग है ना, एवरेज लोग हैं।
कॉमन सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। घूमने की बात अगर करते हैं ना, तो नानी घर अपने बच्चों को लेके जाते हैं, रिश्तेदारों के घर में घूमने जाते हैं। हम उन्हीं शहरों में घूमने के लिए जाते हैं ना जिन शहरों में हमारा कोई अपना रिश्तेदार रहता है, क्योंकि मालूम है कि उस रिश्तेदार के घर अगर हम गए तो भाई रहने का खर्चा बचेगा, खाने का खर्चा बचेगा और फ्री में वो घुमा भी देगा। मतलब हमारा सिर्फ जाना और आने का खाली भाड़ा लगेगा। तो हम ऐसे रिश्तेदारों के ही यहां जाने की कोशिश करते हैं, या ऐसे शहरों में ही जाने की कोशिश करते हैं जहां पहले हमारा कोई ना कोई रिश्तेदार हो। लेकिन मेरे भाई, ये सेफ शॉप है। आपने अगर पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया घूमने का अगर सपना देखा है ना, तो बगैर जेब से पैसा खर्चा किए आप पूरा देश और फिर पूरी दुनिया आप घूम सकते हैं। बस सिंपल सिंपल। जो भी कंपनी आपको अपने लेवल पे टारगेट देती चली जा रही है, क्वालिफाई करते चले जाओ। टारगेट जितना सही मायने में सावित्री के वरदान के जैसा है। मतलब एक खाली टारगेट क्वालिफाई करो, और एक टारगेट क्वालिफाई करने से ढेर सारी चीजें का स्वार्थ आपका यहां से पूरा हो जाता है। कई सारी चीजें भाई, टारगेट आपने क्वालिफाई किया, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। सही मायने में देखा जाए ना, टारगेट क्वालिफाई करने का मतलब विन विन सिचुएशन है, जीतने का जैसा है। जैसे कि मान लो कोई कंपटीशन है, जहां पर कंपटीशन में क्या रखा गया है कि जो सबसे ज्यादा जलेबी खाएगा उसको 1100 रुपए का इनाम मिलेगा। मान लो किसी कारण से अगर हम वो टारगेट क्वालिफाई नहीं भी कर पाए, वो कंपटीशन अगर हम नहीं भी जीत पाए, पेट जलेबी खाने वाला कंपटीशन अगर हम नहीं भी जीत पाए, हार गए, तो भी क्या फर्क पड़ता है? खाने को तो पेट भर जलेबी मिल ही गई ना, जलेबी से पेट तो भर ही गया ना। हमारा नुकसान क्या हुआ? कुछ भी नहीं। टारगेट सेम ऐसा ही है कि अगर आपने टारगेट को बेस बनाकर आपने काम करने की अगर आपने शुरुआत की, अरे टारगेट अगर नहीं भी हुआ तो जितना काम हम बिना टारगेट के पहले करते थे उससे कई गुना ज्यादा हमारी रफ्तार तो इस बिजनेस के भीतर बढ़ गई ना। और जो सपने हैं ना आपके हिंदुस्तान घूमने का और दुनिया घूमने का, वो भी जेब से अठन्नी खर्च किए बिना, ये टारगेट ही आपके पूरे कर सकते हैं। आज हम लोगों ने हिंदुस्तान अगर घूमा, देश में न जाने अभी तक बहुत काफी सारी कंट्री घूमे, रशिया घूमा, स्पेन घूमा, बहुत सारी कंट्री घूमी। वो जितनी भी कंट्री हम लोगों ने घूमी है, वो सबकी वजह और सबका कारण सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ, जो भी कंट्री हम लोगों ने घूमी है, वो सब का कारण और सबकी वजह टारगेट है। मतलब टारगेट खाली क्वालिफाई करते गए और पूरा देश और फिर पूरी दुनिया घूमते चले गए। तो ये बिजनेस आपके बहुत बड़े सपनों को पूरा करने का कारण बनता है। टारगेट क्यों जीते हैं, क्या करना, टारगेट जीतने से क्या फायदा होगा? कम समय में बड़ा काम करने का फायदा इसमें मिलेगा। पोलियो की बीमारी से लोग बचते हैं, आप और आपकी टीम भी। कोई ये नहीं कहता कि साहब मेरी एक लाइन छोटी हो गई, एक लाइन बड़ी हो गई, क्योंकि टारगेट करने के लिए दोनों लाइनों में सेल जानी जरूरी है, दोनों लाइनों में बिजनेस वॉल्यूम पूरा होना जरूरी है। जब दोनों लाइनें चलेंगी तो पोलियो की बीमारी तो होगी नहीं। हवाई जहाज में बैठने का सपना आपका पूरा होगा, विदेश जाने का आपका सपना पूरा होगा। रिकॉग्निशन लेवल एक समय पर बदलेगा। टारगेट के ऊपर अगर काम नहीं कर रहे तो मालूम पड़ा आप सिल्वर चाहे तो 1 साल में बने, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर टारगेट को बेस बनाकर अगर आपने काम किया तो अगले 3 महीने में आपकी सिल्वर की रिकॉग्निशन, अगले 3 महीने में आपका गोल्ड का रिकॉग्निशन, अगले 3 महीने में आपका प्लेटिन, अगले 3 महीने में आपका पर्ल का रिकॉग्निशन, अगले 3 महीने में कोरल का रिकॉग्निशन। हर 3 महीने में आपका रिकॉग्निशन लेवल चेंज, और मालूम पड़ा कुछ सालों की मेहनत में आप डायमंड कंप्लीट। जो लोग आज मजाक उड़ाते हैं उनके मुंह पर अलीगढ़ का ताला लगाने का मौका मिलेगा। आप मुझे बताओ, क्या 3 महीने में आप मर्सिडीज खरीद सकते हैं क्या? नहीं ना। क्या 3 महीने में आप कोई बंगला बना सकते हैं क्या? नहीं ना। तो जो लोग आप पे हंसते हैं कि अच्छा तूने भी डायरेक्ट सेल कंपनी करना शुरू कर दी, टाई पहनने वाली कंपनी को तूने भी ज्वाइन कर लिया, वो लोग हंस रहे हैं आप पर, मजाक उड़ा रहे हैं। 3 महीनों में ऐसा क्या करिश्मा कर सकते हैं? कैसे आप उनके मुंह को बंद कर सकते हैं? बंगला नहीं खरीद सकते, मर्सिडीज नहीं खरीद सकते, लेकिन 3 महीने में इंग्लैंड का टारगेट क्वालिफाई करके अपने पासपोर्ट पे इंग्लैंड का ठप्पा लगाकर उसके घर में जाकर अपना पासपोर्ट दिखा सकते हैं कि देख इंग्लैंड घूम के आया हूं। जो फोटो आपके मोबाइल में फोटो दिखाइए, जो आपके अकाउंट में बैंक में पैसा आया, वो चेकबुक, वो पासबुक दिखाइए। अपने आप जो आप पे हंस रहा है ना, मजाक उड़ा रहा है, उसका मुंह का ढक्कन बंद हो जाएगा। 3 महीने में टारगेट कर लोगों का मुंह बंद करने का मौका आपके पास में। जल्दी डायमंड बनने के लिए टारगेट करना चाहिए, जल्दी कैपिंग पाने के लिए टारगेट करना चाहिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए टारगेट करना चाहिए, और कंपनी के विनर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए टारगेट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, टारगेट जीतने के बाद अपनी सेल्फ की नजरों में अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। एक विनर वाली फीलिंग जो आपके भीतर जो आती है ना कि मैं विजेता हूं, मैं विनर हूं, बिलीव करो, जब आदमी का सेल्फ मोरल अगर हाई हो ना, सेल्फ मोरल अगर आदमी का हाई हो, तो यार मुर्दे से मुर्दे आदमी के भीतर भी वो आदमी जान फूंक सकता है। लेकिन जिसका खुद का मोरल डाउन है, जिसमें खुद एनर्जी नहीं है, जिसके भीतर खुद मोटिवेशन नहीं है, वो किसी आदमी के भीतर क्या जान डालेगा? वो किसी व्यक्ति का मोटिवेशन क्या बढ़ाएगा? उसका खुद का मोरल डाउन है। जब आप विनर बनते हैं ना, जीतने के बाद जो खुशी मिलती है, जो स्टेटस आपका बनता है, जो मोरल बनता है, आपकी टीम जिस नजर से आपको देखना शुरू करती है, बिलीव करो
वो चीज आपके बिजनेस में इतना ईंधन डालेगा, आपके बिजनेस को इतना पावर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे सिर्फ टारगेट टारगेट करते करते कब आप सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, ओपल और डायमंड आप कंप्लीट कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपका घर अचीवमेंट से भर जाएगा, क्योंकि लगातार पैसा कमाते चले जाएंगे, एक से एक सारे अचीवमेंट जो आपने अपनी जिंदगी में सोचे हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। याद रखिए, टारगेट को पूरा करने के लिए टारगेट को कैसे जीतना जरूरी है, कैसे जीते हैं। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले उस परीक्षा में बैठना बहुत जरूरी होता है। किसी भी दौड़ को जीतने से पहले उस दौड़ में भाग लेना बहुत जरूरी होता है। किसी भी खेल को अगर आपको जीतना है तो उस खेल में भाग लेना बहुत जरूरी होता है। दरअसल होता क्या है ना, जब टारगेट आता है तो लोगों के दिमाग में नहीं होता कि मैं टारगेट कर सकता हूं। लोग क्या सोचते हैं, अच्छा ठीक है टारगेट आ गया है, अभी तो 3 महीने का टारगेट है। पहला महीना क्या सोच के गुजरता है, अभी तो बहुत टाइम है, देख लेंगे ना आराम से, सर हो जाएगा पक्का, फिक्र मत करो सर, झंडे गाड़ देंगे, आग लगा देंगे, धुआं उड़ा देंगे। लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है। जब दूसरा महीना आता है तो कहता है चलो अभी भी तो टाइम है, ये थोड़ा थोड़ा कोशिश कर लेते तो भी हो जाएगा। जब तीसरा महीना जब आता है ना, तब आदमी अपने अपलाइन से क्या बोलता है कि सर हमको टारगेट करना है, सर कोई गुरु मंत्र बताओ, कोई फॉर्मूला बताओ। अब 1 महीने में वो अपलाइन कौन सा गुरु मंत्र और कौन सा फॉर्मूला बता देंगे जिससे आपका टारगेट हो जाएगा। टारगेट करने वाले लोग पहले से अलर्ट होते हैं। सोचो कोई बच्चा जिसका किसी कॉलेज में या किसी क्लास में एडमिशन हुआ है, अगर वो शुरुआत से अगर अपनी पढ़ाई को अगर कर रहा है, परसेंटेज उस बच्चे के ज्यादा आएंगे, या जो एग्जाम से 7 दिन पहले पढ़ाई करने बैठा है उस एग्जाम के लिए, उस बच्चे के एग्जाम में नंबर ज्यादा आएंगे। जाहिर सी बात है उस बच्चे के नंबर ज्यादा होंगे जो शुरुआत से अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर रहा है। जब टारगेट आपके पास में आता है ना, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में अगर टारगेट है कि मैं टारगेट इस बार हर हाल में करके दिखाऊंगा, अपनी टीम का मोरल हाई करके दिखाऊंगा, अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल बन के दिखाऊंगा। आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो दूसरों को एग्जाम्पल देते रहो, देखो फलाने सिंह ने टारगेट किया, देखो ये हो गया, देखो ढिकाने सिंह ने टारगेट किया, ये हो गया। या तो आपके पास ऑप्शन है खुद टारगेट करके अपनी टीम के लिए एक मिसाल बन जाओ कि देखो मैंने टारगेट किया, देखो मेरा अचीवमेंट, देखो मेरा लेवल। आपका अचीवमेंट, आपका लेवल आपके टीम के मोरल के लिए ना जबरदस्त, मतलब पावर हाउस का काम करेगा। अपना टारगेट और सबसे पहले अपना टारगेट करने के लिए अपने दिमाग में वो टारगेट होना जरूरी है कि ये टारगेट हर हाल में मैं इस बार करके दिखाऊंगा। और टारगेट अगर आप करते चले जाते हैं, हर चीज टारगेट जीतने वाले लीडर क्या करते हैं, सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवा के रखते हैं। दिशा के भीतर हम लोगों ने माइंडसेट के प्रोग्राम में सीखा था, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं ना, उस चीज के बारे में बार बार आप सोचिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, और ये महसूस कीजिए कि आपने उसे हासिल कर लिया है। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपके लिए वो सारी चीजें क्रिएट करेगा। आप सोचो, आप कहते हो सर देखना इस बार मैं इंग्लैंड जाके दिखाऊंगा, सर देखना इस बार मैं दुबई का टारगेट क्वालिफाई करके दुबई जाके दिखाऊंगा। आपको क्या लग रहा है, दुबई आप जाओगे कैसे? आधार कार्ड हमारे पास है, राशन कार्ड हमारे पास है, उससे तो जा नहीं सकते। आप दुबई जाना चाहते हैं, इंग्लैंड आप जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाने के लिए, दुबई जाने के लिए क्या आपने इससे पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई आपने किया है क्या? यानी पासपोर्ट के लिए अप्लाई आपने नहीं किया तो पता है क्या यूनिवर्स को कमांड क्या दे रहे हैं? मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं दुबई जाना चाहता हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं, वो यूनिवर्स आपके लिए कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि बहाने और सॉलिड कारण दोनों को यूनिवर्स समझता है। अगर सचमुच में आपका ड्रीम है ना टारगेट करके मुझे दुबई जाना है, दुबई का टारगेट करना है, इंग्लैंड का टारगेट करना है, थाईलैंड का टारगेट करना है, तो सबसे पहले पासपोर्ट अप्लाई करें। पासपोर्ट अप्लाई किया तो यूनिवर्स ये कमांड समझता है कि आप सचमुच में उस टारगेट को क्वालिफाई करके वहां जाना चाहते हैं। परिस्थितियां बनना शुरू होंगी, उस डायरेक्शन में काम करने की शुरुआत कीजिए। एक शहर में डेरा डाल के काम कीजिए, डटकर घुटा काट कर एक जगह काम कीजिए। महीने में 30 दिन में से 27 से 28 दिन घर से बाहर रहकर काम करना पड़ेगा। इस बीच में ऐसा भी होगा कि किसी दोस्त के बेटे का जन्मदिन आ जाएगा, वो केक खाने के लिए बुलाएगा। कईयों का शादी का कार्ड आपके घर में आ जाएगा, शादी में जाने के लिए आपको बुलाएगा। डायमंड बनने के मिशन में अगर आप निकले हैं ना, टारगेट करने के मिशन में अगर आप निकले ना, तो मिशन इज मिशन। उस मिशन के बीच में कोई आना नहीं चाहिए, उस मिशन के बीच में कोई बाधा नहीं बननी चाहिए। मिशन के लिए जब आदमी निकलता है ना, तो उसके लिए घर परिवार ये सारी चीजें, समाज दुनिया सब छोटी पड़ जाती है। नौकरी दुकान कर रहे हैं कीजिए, नौकरी दुकान छोड़ने की यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नौकरी दुकान छोड़ने के बाद पूरा का पूरा टाइम अपने मिशन पे लगाइए। 3 से 4 साल नो सोशल लाइफ, सिर्फ सिप शॉप लाइफ को जीना शुरू कर दो, सिर्फ सिप शॉप की लाइफ को जीना शुरू कर डालो। डट कर मेहनत करने की शुरुआत करो, डट कर 24 घंटे में 16-16, 18-18 घंटे काम करने के ऊपर फोकस कर डालो, और फिर देखो आपका टारगेट कैसे होता है। लोग क्या सोचते हैं, 8 घंटे 10 घंटे नौकरी उन्होंने कर ली और लोग कहते हैं कि बस हमारी जिंदगी में तो हम मेहनत करते हैं, बहुत हमने काम किया। मेरे भाई 8-10 घंटे काम करने से सिर्फ जिंदगी चलती है, जिंदगी बनती नहीं है। जिंदगी को बनाने के लिए 16-16, 18-18 घंटे मेहनत करना पड़ता है।
नौकरी से आने के बाद बदन थका हुआ होगा, लेकिन आपका मिशन जो इधर है कि मुझे टारगेट करके अपनी टीम के नजरों में अपनी इमेज को बचाना है, अपनी इमेज को बनाना है, आपकी सेल्फ इमेज, आपका खुद का जो मोरल हाई करने के लिए उस टारगेट को क्वालिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब उस मिशन के लिए आप काम करने की शुरुआत करेंगे ना दिन दिखाई देगा, ना रात दिखाई देगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, लेकिन मिशन आपके दिमाग में यहां होना चाहिए। यहां यहां डालकर आपको काम करने की कोशिश करने की शुरुआत करने की जरूरत है। टारगेट करने के लिए क्या करना है, ध्यान से समझना। जो मुझे ग्रेट अपलाइन ने मुझे समझाया था और जिसे मैंने फॉलो किया था, मैं वो चीज आपको मैं बता रहा हूं। क्या? सबसे पहली बात, अगर आप अपना और अपनी टीम से टारगेट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज, लोगों के लिए 3 महीने का टारगेट जरूर है, लेकिन अपने दिमाग में सिर्फ इस बात को रखिए कि आपके लिए टारगेट आपके लेवल पे जो दिया गया है, जितने बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और जितने बिजनेस वॉल्यूम राइट में, वो 3 महीने में नहीं बल्कि 2 महीने में आपको उसे क्वालिफाई करना है। 2 महीने में, हर हाल में 2 महीने में। नहीं तो क्या होता है ना कि मालूम पड़ा टारगेट का आखिरी सप्ताह चल रहा है, तीसरे महीने का आखिरी वीक है, और उस आखिरी वीक में आपकी टीम में 3-4 ऐसे लोग हैं, ऐसे साथी हैं जो बाउंड्री पे हैं टारगेट से। किसी का 500 बिजनेस वॉल्यूम से छूट रहा है, किसी का 1000 बिजनेस वॉल्यूम से छूट रहा है, थोड़े थोड़े बिजनेस वॉल्यूम से जिनका छूट रहा है। मालूम पड़ा उस समय आपका भी 1000 बिजनेस वॉल्यूम से छूट रहा है। आप मुझे बताओ, उस आखिरी सप्ताह में जब आपका टारगेट नहीं हुआ तो आप अपने टारगेट पे फोकस करेंगे या आपकी टीम में जो लोग हैं जो बाउंड्री पे हैं उनके टारगेट पे फोकस करेंगे? जाहिर सी बात है ना, अपने पर। और होगा क्या पता है, मैं बताऊं आपको, ना आपका टारगेट होगा, ना वो 3-4 लोग जो आपकी टीम में जो बाउंड्री पर हैं, ना उनका टारगेट होगा। और जब आदमी किनारे में डूब जाता है ना, तब उसे बड़ा अफसोस होता है। बीच समंदर में अगर कोई डूब गया ना, तो लोग ये भी कहते हैं कि यार समंदर था, कितना भी तैरता तो कैसे बचता। लेकिन किनारे पे जब लोग डूबते हैं ना, तो इससे ज्यादा शर्म वाली कोई बात नहीं होती है। 2 महीने में टारगेट क्वालिफाई करो। 2 महीने में अगर आपका टारगेट क्वालिफाई हो गया ना, तो वो 1 महीना किसके लिए बचा? वो आपकी टीम के लिए। धुआंधार अपनी टीम के लोगों का टारगेट कराने के पीछे लग जाओ। जो बाउंड्री पर है सबसे पहले उनका टारगेट कराने के पीछे पीछे लग जाओ। तो सबसे पहले 3 महीने में नहीं, अपना टारगेट 2 महीने में प्लान करो। और दूसरी चीज, जिन लोगों का भी आप अपने टीम से टारगेट क्वालिफाई करवाना चाहते हैं, सबसे पहले शॉर्ट आउट करो उन लोगों को कि कौन कौन आपकी टीम में ऐसा व्यक्ति होगा कि जो टारगेट कर सकता है। लेफ्ट में ढूंढो ऐसा कौन कौन साथी है, ऐसे ही राइट में ढूंढो ऐसा कौन कौन साथी है। उस व्यक्ति का लिस्ट बनाओ। आपको लगता है कि इस टारगेट में मैं अपनी टीम से कम 5 लोगों का टारगेट करवाऊंगा, तो 5 नहीं, अपनी टीम से ऐसे 10 लोगों को ढूंढो। ऐसे 10 लोगों को ढूंढो जो टारगेट कर सकता है। आपको लगता है कि मैं अपनी टीम से 2 लोगों का टारगेट क्वालिफाई कराऊंगा, तो 2 नहीं, अपनी टीम से 4 लोगों को ढूंढो जिसका आप टारगेट करवा सकते हैं। क्योंकि मान लो आपका फाइनल गोल क्या है? 2। फाइनल गोल क्या है? 2 लोगों का। मान लो 4 आपने अगर सेलेक्ट किया तो 1 फेल होगा, 2 फेल होगा, कम से कम 2 तो क्वालिफाई करेगा। 5 आपने सेलेक्ट किया कि 5 को टारगेट करना, तो 10 को ढूंढना। 1 फेल होगा, 2 फेल होगा, 3 फेल होगा, 4 फेल होगा, 5 फेल होगा, कम से कम जो फाइनल गोल आपका है, फाइनल टास्क जो आपका है, वो तो कम से कम पूरा होगा। मैं एवरी टाइम ऐसा ही करता था कि जब भी टारगेट आता था, बराबर बैठ के प्लानिंग करता था कि टीम में ऐसा कौन कौन लेफ्ट में है, ऐसा कौन कौन राइट में जो टारगेट कर सकता है, उसकी एक लिस्ट बनाता था। और दिमाग में अगर फिगर के 10 लोगों का टारगेट कराना है, तो मैं से 20 लोगों को छांटता था जो टारगेट कर सकते थे, जिनके पीछे अगर मैं दम लगाऊं तो वो टारगेट कर सकते थे, और उन 10 लोगों को छांट कर बराबर उनके पीछे लगा रहता था। टारगेट लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है कि मान लो आपने सेट कर लिया दिमाग में कि 10 लोगों का टारगेट या 5 लोगों का टारगेट आपको अपनी टीम में क्वालिफाई कराना है, लेकिन आपने 10 लोगों का नाम लिखा है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि लगातार हर सप्ताह का रिकॉर्ड आपको रखना है। देखिए, जिन 10 लोगों को आपने टारगेट क्वालिफाई कराने के बारे में डिसीजन लिया है ना, ये वो 10 लोगों ने ठेका नहीं लिया है कि हम अपने टारगेट का मॉनिटरिंग करेंगे या वॉच करेंगे। उन 10 लोगों को टारगेट करवाने का ठेका किसने लिया है? आपने। जब ठेकेदार आप हो तो बराबर लिखा पढ़ी का काम किसको करना पड़ेगा? आपको। क्या करना पड़ेगा? हर वीक जब सेल स्टेटस ओपन होता है, पूरा स्टेटस एवरी वीक, उनका आईडी उनका पासवर्ड अपने पास में रखो। एक अलग से एक डायरी बनाओ, टारगेट डायरी, एक अलग से एक डायरी बनाओ जिसके भीतर क्या है कि उन 10 लोगों का लॉग आईडी, उनका पासवर्ड होना चाहिए। और एवरी वीक का स्टेटस उसमें नोट करो कि इस सप्ताह उनका कितना चेक बना, लेफ्ट में कितना बिजनेस वॉल्यूम आया, राइट में कितना बिजनेस वॉल्यूम आया, टारगेट में भी करंट में क्या पोजीशन है, लेफ्ट में कितना बिजनेस वॉल्यूम और चाहिए, राइट में कितना बिजनेस वॉल्यूम और चाहिए, वो सब एकदम नोट डाउन करो। और नोट डाउन करने के बाद जिन 10 लोगों का टारगेट करवाने के लिए आपने सोचा है, उसे बताकर भी रखो कि बॉस सर, मैंने आपके टारगेट करवाने की जिम्मेदारी ली है और इस बार हर हाल में टारगेट करना, और दोनों को मिलकर करेंगे। और एवरी टाइम उसे बताकर भी रखो कि आपके टारगेट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, और उसे हर वीक में बताओ, लेफ्ट में आपका इतना बिजनेस वॉल्यूम बाकी है, राइट में आपका इतना बिजनेस वॉल्यूम रह गया है,
सर सोना नहीं है, आराम नहीं करना है, इस वीक में इतना बिजनेस वॉल्यूम को कम से कम क्लोज करना है ताकि हम टारगेट के एक कदम और आगे बढ़ जाएं। तो ना आपको भूलना है, ना जिस व्यक्ति का आपने टारगेट में लिस्ट बनाया है कि इस व्यक्ति का टारगेट करना है, ना उस व्यक्ति को भूलने देना है। दरअसल क्या होता है ना कि लोग रिकॉर्ड ही नहीं रखते, खाली हवा हवाई बातें करते हैं कि सर देखना सर 20 करा देंगे, देखना सर 50 करा देंगे। सिर्फ हवा में बातें करने से काम नहीं चलता। मैंने वो गलती की थी, पहले मैं हवा हवा में बात करता था, जब भी टारगेट आता था सर अपने अपलाइन को बोलता था सर देखना आग लगा देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं होता। लेकिन जब बराबर रिकॉर्ड रखकर करना शुरू किया कि जिन लोगों का टारगेट करना है, बराबर उनकी लिस्ट बनाई और एवरी वीक उनका जब रिकॉर्ड रखना शुरू किया और बराबर रिमाइंडर उन्होंने देता रहा कि इस वीक में इतना बिजनेस वॉल्यूम रह गया, इतना बिजनेस वॉल्यूम रह गया, सर बैठना नहीं है, टारगेट के बड़े करीब है। देखो टारगेट अगर करना है ना, आपके दिमाग में यहां होना चाहिए, और जिस व्यक्ति का टारगेट करवाना है ना उसके दिमाग में भी यहां तक होना चाहिए। उसके दिमाग में यहां होगा नहीं, लेकिन बार बार उसको पंच करते रहोगे ना, सर इस वीक में इतना बिजनेस वॉल्यूम, सर इस वीक में इतना बिजनेस वॉल्यूम, सर इस वीक में इतना बिजनेस वॉल्यूम, वो आदमी पागल हो जाएगा। जो आदमी टारगेट को लेकर सीरियस भी नहीं है ना, वो बार बार पंच करने से, बार बार पंच करने से वो इस बिजनेस को लेकर सीरियस होना शुरू हो जाएगा। देखो जो आदमी जुड़ना नहीं चाहता था, बार बार फॉलोअप करने से, बार बार फॉलोअप करने से, बार बार फॉलोअप करने से जुड़ गया ना। जो टारगेट को लेकर सिंसियर नहीं है ना, बार बार टारगेट के बारे में बात करने से, बार बार टारगेट के बारे में बात करने से, बार बार टारगेट के बारे में बात करने से जो सिंसियर नहीं है वो व्यक्ति भी सिंसियर आपका होना शुरू हो जाएगा। ये चीजें हम लोगों ने किया है, ये चीजें हम लोगों ने किया है। बिलीव करें इन चीजों का बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला है। इसे आप करने की शुरुआत कीजिए। 5 चीजें जो इस टारगेट के दरमियान जो आपको करने की जरूरत है। सबसे पहला लिस्ट। देखिए बहुत छोटी सी बात है, आप हर बार 8 स्टेप के भीतर आप सुनते हैं लिस्ट, लेकिन लिस्ट में लोग क्या सवाल करना शुरू कर देते हैं कि सर लोग तो जुड़ते ही नहीं है, हम तो 10 आदमी को प्लान बता रहे हैं कोई नहीं जुड़ता, हम तो 100 आदमी को प्लान बता रहे हैं एक आदमी जुड़ता है। ये रिजल्ट किसी व्यक्ति के पास में कम और किसी व्यक्ति के पास में ज्यादा क्यों आते हैं? सबसे बड़ा कारण कि आपकी लिस्ट में किस तरह के प्रोफाइल के लोगों को आप प्लान बता रहे हैं। देखो आज अगर बात करोगे ना, दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां बनाने वाली कंपनी कौन सी है और सबसे बड़ी घड़ी बनाने वाली कंपनी कौन सी है? सभी जानते हैं, रोलेक्स दुनिया की सबसे महंगी घड़ी बनाने वाली कंपनी और सबसे बड़ी घड़ी बनाने वाली कंपनी भी है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि रोलेक्स की सबसे शुरुआती कीमत की घड़ी की भी कीमत है ना 1 आध करोड़ से शुरू होती है। फिर आप कहोगे भाई उसे खरीदता कौन होगा? खरीदते हैं ना। अगर लोग नहीं खरीदते तो रोलेक्स इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनती? तो इसका मतलब एक चीज समझिए, रोलेक्स क्या करता है। रोलेक्स जब घड़ियां 1-1 करोड़ की या लाखों में जब बनाता है, 20 लाख का, 25 लाख का, 40 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, तो वो ऐसे ग्राहकों को नहीं खोजता जो हाथ में 100 रुपए की घड़ी पहनते हैं, जो हाथ में 200 रुपए की घड़ी पहनते हैं। वो किन्हें खोजना शुरू करता है? जो करोड़ों नहीं अरबों में कमाते हैं, उन अरबपतियों को खोजता है जो उनकी घड़ियां खरीद सकता है। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब लोग बोलते हैं कि पैसा बहुत ज्यादा है, लोग सामान नहीं खरीदते, ये नहीं करते, वो नहीं खरीदते। तो हम सही जगह लोगों को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। जो खरीद सकता है ना उनकी लिस्ट आपको बनाने की जरूरत है। जो नहीं खरीद सकता उन्हें खोजने की कोशिश मत कीजिए। किन्हें खोजिए? जो खरीद सकता है। रोलेक्स कंपनी किन्हें खोजती है? जो उस घड़ी को खरीदने की ताकत रखते हैं, जो उस घड़ी को खरीद सकते हैं। ऐसे लोगों को खोजता है, ऐसे लोगों से बात करता है और ऐसे लोग उनकी घड़ियों को खरीद लेते हैं। अब अंबानी साहब से कोई बोलेगा साहब मैंने आपके लिए, देखिए रोलेक्स वाला मैनेजर जाके बोलेगा कि अंबानी साहब मैंने आपके लिए 5 करोड़ की बहुत ही गजब की घड़ी बनाई है जो एकदम आप ही के मतलब की। अच्छा 5 करोड़ की है, ठीक है चलो बढ़िया आपने बनाई तो दे दो। देखो अंबानी साहब के लिए 5 करोड़ आसान है। वो किसके पास गया? जो 5 करोड़ दे सकता है। लेकिन मालूम पड़ा जिस आदमी की महीने की आमदनी किसी की मान लो 50,000 या 1 लाख रुपया है, 1 लाख जिसकी महीने की आमदनी, उसके पास अगर रोलेक्स अगर लेके जाएगा और बोलेगा 5 करोड़ इस घड़ी की कीमत है, खरीदो, खरीदेगा क्या? 1 लाख आमदनी वाला भी नहीं खरीद सकता। क्यों? वो उसकी औकात से बाहर है, एफर्ट से बाहर है। इस बिजनेस में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि साहब मैं 10 को बताता हूं, मेरे 50 लोग जुड़ जाते हैं, 70 लोग जुड़ जाते हैं। और कोई कहता है कि साहब मैं 100 को बताता हूं, उसमें से 1 आदमी जुड़ता है, 2 आदमी जुड़ता है। तो सबसे बड़ी कमी कहां है? आपकी लिस्ट के ऊपर। और हम अक्सर करके सबसे बड़ी गलती जो करते हैं ना वो यही करते हैं। हम लोगों को बोल देते हैं कि साहब लिस्ट बना लेना। तो लिस्ट वो कैसी बना लेता है? जो उसके समझ में आता है सामने वाला लिस्ट बना लेता है ना, सामने वाले के हिसाब से नहीं। लिस्ट लोगों को बनाने के बाद आपको बैठना है एफआईएम के भीतर, उसके साथ उसकी लिस्ट की शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। ऐसे लोगों को उसमें छांटना है जो एफोर्ड कर सकते हैं, जो पैसा लगाने की बात है तो लगा सकते हैं। देखो इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कुछ पूंजी की जरूरत पड़ती है, 12,000 15,000 लगाना पड़ता है। तो उस पूंजी के साथ एफोर्ड करने वाला कौन आदमी है? अगर ऐसे प्रोफाइल में अगर आपने प्लान देना शुरू किया तो विश्वास करो 100 को समझाओगे 70 आदमी जुड़ जाएगा, 80 आदमी जुड़ जाएगा। और अगर प्रोफाइल अगर आप फोकस नहीं कर रहे हैं तो आप बोलोगे कि सर मैंने 100 को बताया एक भी नहीं जुड़ा। ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। तो लिस्ट बनाने के बाद प्लान देना बहुत जरूरी है। अगर आप पार्ट टाइमर है तो डेली 3 प्लान देने की कोशिश कीजिए, और फुल टाइमर है तो डेली
5 प्लान जरूर दीजिए। लोग पता है टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, हवा हवाई सब फाड़ देंगे, आग लगा देंगे। और मालूम पड़ा 3 महीने का टारगेट हुआ, उसने और उस व्यक्ति की टीम ने मिलकर कितने प्लान किए पूरे 3 महीने में? 50। कितने प्लान किए? 50। 50 प्लान दिए उस व्यक्ति ने और पूरी टीम ने मिलकर। 50 प्लान देने के बाद वो आदमी क्या सोच रहा है, मेरा टारगेट हो जाएगा। बॉस क्यों मजाक कर रहे हो आप? टारगेट करने के लिए आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। प्लानिंग। कोई भी व्यक्ति अगर टारगेट करना चाहता है ना, तो 250 से 300 आदमी को प्लान दे, 250 से 300 लोगों को प्लान दे 3 महीने के भीतर, डेफिनेटली उस व्यक्ति का टारगेट हो जाएगा। लेकिन जो 50 को प्लान देगा और सोचेगा कि मेरा टारगेट हो जाएगा, इस जन्म में कि अगले जन्म में भी नहीं होगा। टारगेट करना है 250 से 300 प्लान। अरे 3 प्लान भी अगर आपने रोज करना शुरू किया तो 1 महीने में 90, 1 महीने में 90 प्लान, 2 महीने में 180 और 3 महीने में बराबर आंकड़ा आ गया ना, बराबर आंकड़ा 270 प्लान हो गए। 270 प्लान अगर आप लोगों को आप करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके पास में आएंगे। तो मजाक मत करो। 3 महीने में 50 प्लान देकर टारगेट करने का ख्वाब मत देखो। अगर ख्वाब अगर देखा है ना, तो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जितना नंबर ऑफ प्लान चाहिए ना, उतना करना पड़ेगा। ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, रियलिटी है। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ। सपने देखना जरूरी है, लेकिन सपनों के साथ उन सपनों को पूरा करने के लिए जमीन पे काम करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए अगर आपके नंबर ऑफ प्लान अगर नहीं है और फिर भी आप ड्रीम देखने का टारगेट हो जाएगा, तो आप सरासर खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। तो खुद को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, नंबर ऑफ प्लान के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपके नंबर ऑफ प्लान 250 से 300 प्लान अगर आपने 3 महीने में दिए हैं, तो डेफिनेटली आपका टारगेट होगा। और आपकी टीम ने भी ऐसा किया है तो उसका भी टारगेट होगा। बराबर फॉलोअप कीजिए, क्योंकि प्लान देने से खाली रिजल्ट नहीं आता। प्लान देने के बाद राइट टाइम पर अगर लोगों का फॉलोअप किया जाए तो सेलें फॉलोअप की वजह से आती हैं। एफआईएम वो चीज है जहां पर सही लिस्ट आपको मिलेगी, वरना लोग तो लिस्ट बना के बैठे हैं, कूड़ा कचरा सब बना के बैठे। खेत है, अब खेत में देखो आपने गेहूं लगा रखा है, अब गेहूं के बीच में खरपतवार भी उग गई होगी, तो भाई खरपत आपको क्या चाहिए? गेहूं चाहिए, खरपतवार चाहिए? गेहूं चाहिए ना। तो गेहूं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? खरपतवार को साइड करना पड़ेगा ना, फसल खेत को एकदम साफ सुफ करके रखना पड़ेगा। तो ये एफआईएम है ना, ये वही है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जहां पर एफआईएम में जाकर जिस व्यक्ति की लिस्ट बना रहे हैं, उस लिस्ट में ढेर सारा खरपतवार है। लेकिन हम अगर एफआईएम में चूक जाएंगे तो समझ लो गलती कर दी। एफआईएम प्राइम मोटो रखना है, 100% यूजर पे फोकस कीजिए। क्योंकि जब आपकी टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं, अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट को, अगर प्रोडक्ट का कंजप्शन अगर वो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का कंजप्शन करने की वजह से उनका बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना। और उस बिजनेस वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से आपके टारगेट भी कंप्लीट होने की शुरुआत हो जाएगी। करने में आपकी मदद मिलेगी, टारगेट करने में। जो आपके बिजनेस वॉल्यूम कम पड़ रहे हैं, आपकी टीम में लोग अगर रेगुलरली कंजप्शन कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, अपने घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों को सेफ शॉप से खरीद रहे हैं, तो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। और उस बिजनेस वॉल्यूम पर भी वो टारगेट में आपकी काउंटिंग में शामिल है, टारगेट करने में आपकी सुविधा होगी। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि शादी का सीजन आ गया, बरसात आ गई, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, या फिर और कोई कारण से हमारा बिजनेस कई बार डाउन हो जाता है और चेक का साइज कम हो जाता है। जिस लीडर के नेटवर्क में ज्यादातर 100% यूजर होते हैं, उनकी सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई? लोग लगातार खा रहे हैं, लोग लगातार प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई नया व्यक्ति नहीं भी जुड़ा, तब भी लगातार उनके चेक बनते रहते हैं। आप जिस लीडर की टीम में 100% यूजर होते हैं, उसकी टीम में नए लोग जुड़े या ना जुड़े, फिर भी उस व्यक्ति का चेक आता है। और टारगेट में ये 100% यूजर जो कॉन्सेप्ट है, ये मील का पत्थर आपके लिए बनेगा। क्यों? कई बार ऐसा होगा, कई लोग 400 बिजनेस वॉल्यूम पे छूट जाते हैं, 500 बिजनेस वॉल्यूम पे छूट जाते हैं, 1000 बिजनेस वॉल्यूम पे किसी का टारगेट छूट गया। आपकी टीम में रेगुलरली लोग अगर प्रोडक्ट का कंजप्शन कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट का कंजप्शन भी आपके टारगेट को कंप्लीट करने में आपकी मदद करेगा। और याद रखिए, 200 बिजनेस वॉल्यूम से सेल की स्टार्टअप कीजिए। 200 बिजनेस वॉल्यूम के ढेर सारे कॉम्बो प्रोडक्ट आपकी कंपनी ने आपके सामने यहां पर डिस्क्लोज किए हुए हैं। शुरुआत 200 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट के साथ ही कीजिए। फायदा देखो, आपकी मर्जी, आप चाहे तो 20 बिजनेस वॉल्यूम से लोगों को जोड़ो, या 50 बिजनेस वॉल्यूम से जोड़ो, या 100 बिजनेस वॉल्यूम से जोड़ो। आदत एक ऐसी चीज है ना, एक बार अगर लग जाए ना, तो छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। चाहे आदत अच्छी हो चाहे खराब। शराबी को अगर शराब पीने की आदत अगर लग गई ना, खराब आदत है, लेकिन छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो अच्छी आदत भी छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है और खराब आदत भी छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो 100 बिजनेस वॉल्यूम या 50 बिजनेस वॉल्यूम के साथ अगर लोगों को बिजनेस करने की आदत अगर आपकी डल गई ना,
तो दोबारा 200 बिजनेस वॉल्यूम पे लाना मतलब चींटी को पहाड़ पे चढ़ने के बराबर बन जाएगा। फोकस ऑन 200 बिजनेस वॉल्यूम, 200 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स को फोकस कीजिए, इसके साथ बिजनेस को बनाइए। दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो मेहनत करने में यकीन करते हैं और अपनी जिंदगी में सफल हो जाते हैं, और दूसरे वो जो बहाने बनाने में यकीन करते हैं और पूरी जिंदगी एवरेज बन के रह जाते हैं। मैं कुछ कहूंगा नहीं आपको, ये आपको चुनना है, आपको क्या करना है। आपको एक एवरेज वाली लाइफ चाहिए या आपको भी जिंदगी में बड़ा काम करना है, सफल होना है, अपने नाम की एक पहचान बनानी है, आपको भी अपना कद बड़ा करना है। जो आप करना चाहते हैं ना वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए बहानों से कोई बड़ा नहीं बनता, लेकिन मेहनत करने से आदमी जिंदगी में बड़ा जरूर बन जाता है। तो उन बहानों को गोली मारिए, अगर लाइफ बड़ी बनानी है तो बहानों से बाहर निकलिए और जिंदगी को बड़ा बनाने के पीछे लग जाइए। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था, किसी ने पूछा बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा इंतजार कर रहा हूं, पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं पार करूं। इंतजार मत बैठो। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं इंतजार करने वाले को जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप सही परिस्थिति का इंतजार में होना कि अभी तो घर में काम कम है तो देख लेते हैं, घर में ये काम आ गया, घर में वो काम आ गया, कोरोना है साहब, ऐसा है साहब, वैसा है साहब, ये सब सॉलिड कारण है इंतजार करने का। परिस्थिति ठीक हो जाएगी, माहौल ठीक हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तब हम करना शुरू करेंगे। अरे दुनिया यहां पर आग लगा रही है, दुनिया यहां पर मतलब मेहनत कर करके अपने रिकॉर्ड का झंडा उठा रही है, और हम इंतजार करने में बैठे हुए हैं कि हालात और परिस्थितियां ठीक होंगी ना तब मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा। मेरे भाई जब तक आप रिकॉर्ड बनाने के हालत में आप होंगे ना, परिस्थितियों को ठीक होने का इंतजार करेंगे, लोग रिकॉर्ड बना बनाकर आपके सामने ढेर लगा चुके होंगे। इंतजार मत करो, इंतजार मत करो कि नदी बह जाए तब मैं इसे पार करूंगा। नदी का काम है बहना, समस्या का काम है आपकी लाइफ में आना। वो समस्या पानी की तरह, नदी की तरह आपकी जिंदगी में आती चली जाएगी, बहती चली जाएगी, बहती चली जाएगी। जो भी आपकी लाइफ के चैलेंज है ना, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के साथ साथ ये जो बिजनेस जिसे आपने करना शुरू किया ना, इसे करना शुरू करो। क्योंकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि एक बार अगर आप डायमंड बन जाते हैं, एक बार आप यहां पर कैप्टन पे पहुंच जाते हैं, एक बार आप सफल हो जाते हैं, तो आपकी जिंदगी के 95% जो समस्या है ना, उस समस्या का निदान ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो बेहतर क्या है, ये जो समस्या रूपी आपकी जिंदगी में जो नदी बह रही है ना, इसे बहने दो, और इसे बहने के साथ साथ अपनी जिंदगी को बड़ा बनाने के खातिर खुद को झोंक डालो। सोशल लाइफ थोड़ा 3-4 साल अपनी लाइफ को कम करो और सेफ शॉप की लाइफ को जीना ज्यादा शुरू करो। किताबें पढ़ना शुरू करो, मीटिंग्स में जाना शुरू करो, अपलाइन जो कह रहा है उनकी बातों को सुनना शुरू करो, लगातार फील्ड में रहकर प्लान करना शुरू करो, फॉलो अप करना शुरू करो, FIM करना शुरू करो। बुनियादी बातें बता रहा हूं, वो बुनियादी बातें जिन बुनियादी बातों को मानकर हम लोगों ने इतना बड़ा काम किया, टारगेट कर पाए, ये सारी चीजें कर पाए। और ये सारी चीजें हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर्स ने हमें सिखाई, ये सारी चीजें उन्होंने हमें बताई, वरना उनके बताए बिना हम ये सारी चीजें कर ही नहीं सकते थे। हमें वो बूता था ही नहीं, हमारी औकात थी ही नहीं। हमारे ग्रेट मेंटर्स ने ये रास्ते में बताए थे, जिन रास्तों को हमने माना है। बिलीव कीजिए, ये रास्तों को मानकर हमने टारगेट किए, और टारगेट कर कर बड़ा नाम कमाया, रेपुटेशन बनाई, और उन टारगेट की वजह से एक शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा लेवल बन पाया। और मुझे पूरा भरोसा है ये जो ग्रुप जो मुझे सुन पा रहा है, इस बार बहुत जबरदस्त टारगेट करने वाला। इजी बहुत टारगेट है, खाली दिमाग में जाने दीजिए, टारगेट आसान है, मैं कर सकता हूं। और बराबर मॉनिटरिंग करके अपनी टीम का रिकॉर्ड बनाकर काम करने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ा काम होगा। एक बार फिर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूंगा हमारे ग्रेट 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 महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का, जिन्होंने आज मुझे यहां पर मौका दिया आपके बीच में आने का। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अजय जी। मैं चाहता हूं अजय जी के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टारगेट जीतने के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपने बताई, और कैसे बेसिक करके कैसे सारी चीजों को फॉलो करके टारगेट जीत सकता है, जीतने के बाद अपनी आत्म छवि को बढ़ा सकता है, अपनी नजरों में खुद की कीमत को बढ़ा सकता है, और टीम की नजरों में भी अपनी कीमत को बढ़ा सकता है। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं अजय जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। दोस्तों आज का सेशन बहुत गजब का रहा, और अजय जी ने सारी बातें बहुत ही